Good morning, students. Class 12th का जो My Daughter written by William Butler Yeats, ये पेज नंबर 49 पे है. ये सिर्फ एक ही पोएम बची है, बाकी अपना फर्स्ट टर्म सिलेबस पूरा कंप्लीटेड है. ये पोएम होने के बाद पूरा फर्स्ट टर्म सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ओके. W.B. Yeats, 1865-1939, was 24 when he established his first volume of poetry. His better known works are The Wanderings of Ossian, The Lake Isle of Innisfree, The Mask, Byzantium, Sailing to Byzantium, The Tower, The Winding Stair, and 5 collection of poems. He wrote the memorable introductions to Tagore's Gitanjali. He was a co-translator of the 10 Upanishads also. In 1923 he won the Nobel Prize for Literature. Okay, अब यहाँ पर जो ईट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ही फेमस हैं अपनी पोएम्स को लेके और ये बहुत अच्छी पोएम्स लिखते हैं. लेक आइजल ऑफ इन्सफ्री आपने शायद पढ़ी भी हो और ये अक्सर अलग अलग क्लासेस में दी जाती है आपको पढ़ने के लिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक पोएम है. प्लस इनने गीतांजलि का इंट्रोडक्शन भी लिखा है. इनने उपनिषद की ये ट्रांसलेटर भी रह चुके हैं. तो ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है. इनको बहुत ज्ञान है इन चीज़ों का और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है लिटरेचर के लिए. ओके. इन द बैकड्रॉप ऑफ द अर्ली 20th century anarchic condition, there is an upheaval outside and within the poet's mind. He is worried about the safety of his newborn daughter and solicits for her a life of beauty, accompanied by natural kindness and heart-revealing intimacy that chooses right, heart-winning courtesy and magnanimity, without intellectual hatred and opinionated mind. Thus, her soul will recover radical innocence, leading her to a life of custom, ceremony, happiness and prosperity. Okay. अब यहाँ पर जो ईट्स है इनने जो अपनी पोएम लिखी है ये एक्चुअल में एक रियल पोएम है जो उन्हें अपनी बेटी के लिए ही लिखी थी. और इसमें जो उनकी न्यू बॉर्न डॉटर है उसको लेके ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि अब ऑफ कोर्स जो बेबी है वो बहुत छोटी है, न्यू बॉर्न है और इनको फ़िक्र हो रही है कि जो भी समाज में चीज़ें चल रही हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो सारी चीज़ों को कैसे मेरी बेटी हैंडल करेगी या वो चीज़ें इसको नुकसान ना पहुंचाएं. ये अक्सर होता है जब अपने पास कोई भी चीज़ होती है. अब सपोजिंगली अपने पास कोई पेट ही होता है, पेट डॉग, पेट कैट, तो अपन उसको भी इतने अच्छे से रखते हैं, इतने अच्छे से खाना खिलाते हैं, संभालते हैं, सब कुछ करते हैं. तो ये तो ऑफ कोर्स उनकी बेटी थी तो वो तो चाहेंगे कि वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहे, सबसे ज़्यादा अच्छे से रहे. तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. प्लस उनका एक डर था जो उनके मन में था, जो हर बार उन्हें कह रहा था कि अब कैसे वो रहेगी, क्या करेगी, ज़माना इतना ख़राब हो रहा है. तो उस वजह से काफ़ी वो डरे हुए थे और उस पर उन्हें स्टोरी लिखी है. Once more the storm is howling, and half hid under this cradle hood and coverlid, my child sleeps on. There is no obstacle but Gregory's wood and one bare hill. Okay. अब यहाँ पर बताया गया है कि स्टॉर्म बाहर चल रहा है. स्टॉर्म आप समझते हैं तेज़ हवाएं, विंड और हो सकता है बारिश आने वाली हो, काले बादल हो, तो ऐसे टाइप का मौसम हो रहा है. और जो क्रेडल है, क्रेडल जनरली एक छोटा सा बच्चों का जो झूला होता है उसको कह सकते हैं क्रेडल. और उसमें एक बच्ची लेटी हुई है जो इनकी बेटी है और ऊपर से हाफ कवर ढका हुआ है जिससे वो आधी ही दिख पा रही है और कोई ऑब्स्टिकल नहीं है उसके बीच में, कोई उसको तकलीफ़ नहीं हो रही, कोई परेशानी नहीं है. बट हाँ, वहाँ पर दूर ग्रेगरी वुड है, मतलब एक फॉरेस्ट है, ग्रेगरीज फॉरेस्ट, और एक बेर हिल है जहाँ से ये सारी हवाएं, आवाज़ें ऐसे आती रहती हैं. whereby the haystack and roof leveling wind
bread on the Atlantic can be stayed, and for an hour I have walked and prayed because of the great gloom that is in my mind. अच्छा, वहाँ पर पास में एक हेस्टैक है और विंड चल रही है जो रूफ़ को बिल्कुल टच करके चल रही है। तो ये सब चीज़ों से अलग अलग आवाज़ें आती हैं। जब भी वो हवा किसी चीज़ से कटती है या किसी चीज़ से टकराती है तो हर चीज़ की एक अलग आवाज़ निकालती है वो। और वो हवाएं अटलांटिक से क्योंकि आ रही हैं इसीलिए वो बहुत ठंडी भी हैं। और ये इतना घबरा रहे हैं, 1 घंटा हो गया है जब से 1 घंटे से चल रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इनके मन में एक डर सा है, एक भय है जो, या एक सैडनेस टाइप से है जो इनके मन में है, जिस वजह से ये प्रेयर कर रहे हैं। अब वो क्या है वो अपन को आगे पता चलेगा। I have walked and prayed for this young child an hour, and heard the sea wind scream upon the tower, and under the arches of the bridge, and scream in the elms above the flooded stream, imagining in excited reverie that the future years had come, dancing to a frenzied drum out of the murderous innocence of the sea. ओके अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं अपने जो यंग चाइल्ड है, जो अपनी डॉटर है, उसके लिए 1 घंटे से चल रहा हूँ और प्रे कर रहा हूँ। और वहाँ से जो सी की विंड है, जो सी से होते हुए जो विंड आ रही है वो स्क्रीम कर रही है। आपने नोट किया होगा कि जो भी विंड जब तेज़ चलती है तो उसकी एक अलग सी आवाज़ आती है। तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि वो स्क्रीम कर रही है, हर जगह से टकराते हुए आ रही है, टावर के ऊपर से आ रही है, ब्रिजेस के नीचे से जो आर्च होते हैं वहाँ से आ रही है और स्क्रीम कर रही है। और जो स्ट्रीम्स हैं, जो फ्लडेड स्ट्रीम्स हैं वो सब फ्लडेड हो चुकी हैं। और यहाँ पर जो फ्यूचर ईयर्स है वो आ चुके हैं, जो फ्यूचर है वो उनको अभी से दिख पा रहा है। बच्ची तो बहुत छोटी है मगर उनको उस बच्ची का फ्यूचर दिख पा रहा है, वो उसे इमेजिन कर पा रहे हैं और उस वजह से काफ़ी परेशान है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने नोट किया होगा जब भी कोई जनरली पिक्चर में कोई सीन होता है जो बहुत सस्पेंस वाला हो तो उसमें एक अलग तरीके की ड्रम की आवाज़ें आती हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ड्रम बज रहा है और जो इनोसेंस है, सी की जो इनोसेंस है वो इनोसेंस टर्न होके मर्डरस टर्न हो गई है, और वो सी भी इनोसेंट नहीं रही और वो मर्डरर हो गई है, ऐसा उसको फील हो रहा है। ये सिर्फ उनको फील हो रहा है क्योंकि वो इमेजिन कर रहे हैं। वो अगर ये चीज़ें इमेजिन ना करें तो असली में सिर्फ बाहर स्ट्रॉम है और कुछ भी नहीं हो रहा है। मगर वो क्योंकि चीज़ों को इमेजिन कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आगे क्या हो रहा है या क्या हो सकता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान है। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50। May she be granted beauty and yet not beauty to make a stranger's eye distraught, or hers before a looking glass for such being made beautiful over much. Okay, अब यहाँ पर कहा गया है कि उसको ब्यूटी मिले। ये ऐसा अब सोच रहे हैं कि उसको क्या क्या होना चाहिए, उसके पास क्या नहीं होना चाहिए। तो अब वो कह रहे हैं उसके पास ब्यूटी होना चाहिए मेरी बेटी के पास, मगर इतनी भी ब्यूटी नहीं होना चाहिए कि कोई भी स्ट्रेंजर आते जाते निकले और उसकी नज़र मतलब बेटी पर पड़े और वो कुछ सोचे गलत या कुछ ऐसा। तो ब्यूटी हो, हर इंसान खूबसूरत होता है और इसको भी खूबसूरत होना चाहिए, मगर उसमें ऐसी ब्यूटी ना हो कि इंसान देख के ही रुक जाए बिल्कुल। और ऐसी भी ब्यूटी ना हो कि जब ये खुद को, अपने आप को मिरर में देखे तो अपने आप ही बिल्कुल अपने आप को देखती ही रह जाए। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सुंदर होते हैं मगर उनको फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका ध्यान दिन भर सिर्फ मिरर में ही रहता है। वो अपने आप को देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं और अपने आप को अच्छा मेकअप करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ऐसी वाली ओवर मच ब्यूटी भी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी भी नहीं होना चाहिए। Consider beauty a sufficient end. Lose natural kindness and maybe the heart-revealing intimacy that chooses right and never finds friend. Okay. और अगर ब्यूटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसान में से जो नेचुरल काइंडनेस होता है, जो अच्छी वाली जो काइंडनेस होती है, लोगों पे दया दिखाना, वो चली जाती है।
और जो एक इंटीमेसी होती है, हार्ट रिवीलिंग इंटीमेसी, या एक जो केयरिंगनेस जो होती है वो चली जाती है, और वो राइट चूज़ नहीं कर पाता, कभी भी अच्छा या सही चीज़ चूज़ नहीं कर पाता, और उसका कोई दोस्त भी नहीं बनता है। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि उसकी खूबसूरती पे कहा गया है, ये जो लाइंस है कि इतनी ज़्यादा ना हो कि वो जो अच्छे गुण हैं वो उसके में से चले जाए।